Dear student, standard 7C, today we will study about civics chapter 3, role of government in health. So first we will try to understand what is the common consciousness. Common consciousness क्या होता है कि जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि हम जहाँ पे हैं तो वहीं के लोग जो है अच्छे हैं, बाकी अदर लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये कॉमन कॉन्शियसनेस की बात होती है, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें हमको ये सोचना चाहिए कलेक्शन ऑफ पीपल। कलेक्शन ऑफ पीपल में क्या आता है कि रेसेज आती हैं। रेसेज में क्या आता है कि जैसे कौन सा रेस हमको अलग करता है। जैसे हमारे देश में अलग अलग जात धर्म के लोग रहते हैं। जैसे अभी अब देखा जाए नागालैंड में तो अलग अलग बिल्कुल ही अलग तरीके के लोग रहते हैं। आदिवासियों का अलग रहन सहन है, इनकी बोली भाषा अलग है। तो इस तरीके से देखा जाए। दूसरी चीज़ भाषा की रोल देखें तो पूरे भारत में 1600 से अधिक लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये भी हमको जोड़ने का काम नहीं करती है। रेसेज भी नहीं जोड़ने का काम करती हैं। ज़रा हम अपने कल्चर की बात कर लेते हैं कि ये भी हमें पूरी तरीके से जोड़ती नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेसेज जो है हैं जो हमें जोड़ने से जोड़ती नहीं है। बात कर लेते हैं, थोड़ी से देखते हैं। तो हम लोग अगर देखें ऊपर तो ये नॉर्थ से देखें तो कश्मीर, अब इसमें देखा जाए कश्मीर के लोगों का रहन सहन बोल भाषा देखिए बिल्कुल अलग होता है। वहाँ के लोग जो कश्मीर के लोग होते हैं उनका जो है खान पान रहन सहन बिल्कुल अलग है। और उसके नीचे थोड़ा आ जाए तो हिमाचल प्रदेश के तौर तरीका, उनका खाना गाना रहना वो बिल्कुल अलग है। पंजाब का लोगों का देखिए उससे भी अलग है कि किस तरीके के लोग खान पान रहन सहन उनका होता है। राजस्थान के लोगों को देख लीजिए तो उनका पहनावा देखिए और उनका जानवरों का पशुपालन देखिए, कैमल्स, और किस तरीके का रहन सहन है। और नीचे चलते हैं थोड़ा तो साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया के लोगों का बिल्कुल रहन सहन देखिए। वहाँ के आप मुश्किल से कहीं हिंदी स्कूल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल ही मिलते हैं और उनका भी कल्चर बिल्कुल अलग है। नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ भी बिल्कुल अलग है और अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात ये ज़रूर करना चाहेंगे कि इतिहास एक ऐसा धागा है तो हमें जोड़ता है। इसमें भारतीय सिविलाइजेशन की बात करें, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे यहाँ के कुछ लोग जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने सोचा कि देखिए ये तो अपने देश के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारे देश में रह करके ये लोग किस तरीके का बर्ताव करते हैं। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और सबको लेकर के जोड़ा। तो इस तरीके से ये कि इतिहास ऐसी चीज़ है कि जो हमारी सिविलाइजेशन को जोड़ती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम अंग्रेज़ों के समक्ष किस तरीके से लड़े और अपनी आज़ादी को जो है प्राप्त किए बुलंद आवाज़ करके। तो इस तरीके से हम जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे देश के एक देश के अंदर रहते हैं, हम लोग एक हैं, बाहर कहीं जाते हैं। अभी आप देखिए, कभी कल्पना करिए कि अगर आप जो है भारत के बाहर हों तो उस समय ये होता कोई इंडियन है तो ये होता भाई हम एक देश के लोग हैं इसलिए हम लोग एक हैं। लेकिन तमाम बोली भाषाओं के बाद हम लोग जो है एक साथ रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम बंगाल की बात करें तो जैसे बंगाल में रह रहे लोग अगर ये सोचे कि भाई उनको ये सोचना चाहिए बंगाल तो हमारा है ही तो, लेकिन पंजाब हमसे अलग नहीं है। पंजाब में रहने वालों को ये सोचना चाहिए कि भाई पंजाब तो हमारा है लेकिन जम्मू कश्मीर से हमारा अलग नहीं, जम्मू कश्मीर भी हमारा है। तो इस तरीके से सोचना चाहिए कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी लोग रहने वाले सब एक हैं और इस तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए। पहले बहुत सारी कठिनाई थी, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो आप देखेंगे कि 462 रियासतों को जोड़ करके कितना मेहनत किया होगा इस व्यक्ति ने। इसलिए इनको आयरन पुरुष कहा जाता है कि सबको जोड़ा और एक सूत्र में बांधा और हम रिपब्लिक हुए या यूनाइट हुए और इस तरीके से हमारा एक देश बनता है। तो जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने अपना वादा पूरा किया। कैसे वादा पूरा किया? देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसा नहीं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए समान अधिकार है, सब अलग अलग तरीके से भले अलग हों, अलग अलग एम्पायर का हिस्सा रहे, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्रीडम मिली तो सब लोगों ने मिल करके जो है एक राष्ट्र बनाए। तो देश में आगे बात करें कि देश को एक पुल में बांधा, इस तरीके से देश आगे बढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए जो देश स्तर पे कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का बात होता है। कभी स्टेट होता है तो क्योंकि देश बहुत बड़ा होता है और देश सारी जगह पे जो है नहीं देख सकता है सारी बातों पे, इसलिए राज्य को पावर मिलता है। तो स्टेट को जो पावर मिलता है, अगर स्टेट के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसको हम राजद्रोह कहते हैं। तो ये सरकार क्या करती है कि अब इतने बड़े देश को चलाने के लिए टैक्स लगाती है और टैक्स से बदले में सरकार हमको सर्विसेज देती है। सर्विसेज में क्या देती है?
हॉस्पिटल देना, रोड देना, सड़क देना, स्कूल देना, डिस्पेंसरीज बनवाना, तो जितने भी रेल बनाना, पुल बनाना, फ्लाइंग ओवर ब्रिज बनाना, तो इस पोर्टेबल पानी उपलब्ध करवाना, वाटर उपलब्ध करवाना, तो इस तरीके से सरकार जो है अलग अलग टैक्सेस लगा के उसके बदले में उनको सर्विसेज देती है। अगर आप ये सोचो कि आप स्टैंडर्ड 7 में पढ़ रहे हो कि आप टैक्स नहीं देते हो, नहीं आप भी टैक्स देते हो। जैसे सपोज दैट अगर आप टॉफ़ी खाने के शौकीन हैं तो इसमें टैक्सेस कई तरह पर एक होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। इनडायरेक्ट में जैसे आप चॉकलेट खरीदते हो तो चॉकलेट वाला आपको जो चॉकलेट देता है उसमें से 20-25% जो है उसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर ऐसा न रहे तो जो पेट्रोल की बात करें तो जो पेट्रोल आज हम 80 रुपये में ले रहे हैं, अगर यही टैक्स न देना पड़े सर गवर्नमेंट को तो यही पेट्रोल हमको 40 रुपये में मिलेगा। तो इसमें तरह तरह के टैक्स होते हैं, प्रोफेशनल टैक्स भी लगते हैं, एक्साइज टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, तो इस तरीके से होता है। तो देश के लोगों का देश से क्या संबंध होता है, तो इस तरीके से देखा जाए कि हम जो है टैक्स देते हैं, उसके बदले में सरकार देश को चलाने के लिए लोगों को रोज़गार देना और उनको एम्प्लॉय बनाना और साथ साथ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन करना, मिसाइल्स के लिए खर्च करना और साइंस लेबोरेटरीज के लिए खर्च करना, ये सारी चीज़ें करती है। बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ में तो हमको ये समझ में आता है कि भाई सिर्फ ऐसा हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हम शारीरिक रूप से जो है अगर फिट हैं तो हम बहुत हेल्दी हैं, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें मानसिक भी होता है जिसको मेंटल भी कहते हैं और स्पिरिचुअल भी होता है। अगर ये ऑस्पेक्टस के साथ अगर हम जीते हैं तो जान लीजिए कि जो है हमारा हेल्थ अच्छा है। ऐसा नहीं कि शरीर से बहुत फिट हैं और पता चला कि मानसिक रूप से आप कोई तैयार नहीं हैं या मानसिक आपको डिप्रेशंस है या बहुत आप चिंतित रहते हैं तो आप तो भी आप बीमार कहे जाएंगे। ऑस्पेक्टस की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की बात कर लें तो ये गौतम बुद्ध जी देखिए कि किस तरीके से अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट ज्ञान को, ऐसा नहीं कोई एक साधारण आदमी थे, आपने देखा कि ये महाराजा शुद्धोधन के घर पैदा हुए, आप लोग जानते होंगे, और माया देवी इनकी माता का नाम था, और किस तरीके से उनको ज्ञान हुआ और किस तरीके से लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया, पूरे समाज को एक नई रास्ता पे। तो ये एस्पेक्टस होता है, इसको जगाना पड़ता है और ये जब जग जाता है तो फिर आदमी महानतम ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। भारत में 20 से 25% लोग मेंटल रियाज में होते हैं और जिसकी वजह से परेशान रहते हैं। भारत के लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा पीने पोर्टेबल वाटर नहीं मिलता, अच्छा भोजन नहीं मिलता है, तो इस तरीके से अच्छी उनकी जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो लगभग 15,000, अगर देखा जाए तो 15,000 लोग जो है इस तरीके से, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसकी बात कर लेते हैं कि लगभग हमारे यहाँ जब 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली तो 2700 हॉस्पिटल थे। बाद में 1991 में ये हॉस्पिटल बढ़ कर के जो है 11,000 हो गए, 11,000, फिर जो है 2,000 तक आते थे 18,000 से एबव हो गए। तो इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता रहा। हमारा देश दवा भी बनाने में पूरे वर्ल्ड में 4th रैंकिंग है। हमारे यहाँ अर्बन एरिया की बात करें, 2 एरिया अपने यहाँ अर्बन और रूरल एरिया है, तो इसमें बात करें कि हमारे यहाँ का जो नवयुवक पढ़ लिख करके जो डॉक्टर्स हैं, हमने यहाँ बताया कि हमारे यहाँ 15,000 जो है डॉक्टर्स हर साल बन के निकलते हैं। अब ये जब बन के निकलते हैं तो ज़्यादा करके अर्बन एरिया में भागते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे रहेंगे तो हम अच्छा अर्निंग करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि भाई ये लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने में 6 साल चली जाती है, फिर इसके बाद जो है पीजी करते हैं। तो इस तरीके से ये सब लोग सोचते हैं कि हमें पैसा कमाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे देश में देखा जाए तो 3 लाख टीबी से के पेशेंट लगभग एवरी ईयर मरते हैं और 2 मिलियन यानी कि लगभग 20 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि अदर बीमारियों से लोग मरते हैं। तो बात कर लेते हैं अदर बीमारियों की। तो अदर बीमारियों की बात करें तो इसमें डायरिया है, हेपेटाइटिस है, जो पूरे और भी कॉलरा है, हैजा है, इससे भी लोग जो है मरते हैं और काफ़ी बच्चे जो है अंडर नरिश्ड रहते हैं इंडिया में। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या होता है, मतलब विरोधाभास है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और दवा भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छा है, फिर भी हमारे यहाँ के लोग जो है काफ़ी लोग मरते हैं। हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, आप तो जानते हो, लगभग यहाँ पे 15.6% लोग जो है आज भी जो है BPL यानी बेलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीते हैं।
और APL, शायद APL में एबव पॉवर्टी लाइन, जो कि नहीं ऊपर के लोग हैं, और BPL मतलब बेलो पॉवर्टी लाइन। अब बात कर लेते हैं कि हमारे देश के हेल्थ केयर के लिए, तो हेल्थ केयर चलाने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए। एम्बुलेंस चाहिए, जगह चाहिए, हेल्थ सेंटर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए। तो इस सब चीज़ों की रहेंगी तो जा कर के इसके बाद हमको डायग्नोटिक्स ये होगा। डायग्नोटिक्स में क्या होता है कि इसमें हम पता करते हैं कि कौन सी बीमारी है, इसके बाद ही उसका इलाज होगा। तो हमारे यहाँ के मेडिसिन इक्विपमेंट जो होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ केयर होते हैं, वहाँ पे जब कभी भी आप जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर में जाओगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर तो हैं, लेकिन आप इलाज कराने गए तो पता चला लंबी लाइन लगी है, और अभी आपको सख्त ज़रूरत है, पता चला 4 घंटे बाद आपकी लाइन आएगी। फिर डॉक्टर के पास किसी तरीके बोला कि अभी भाई आपको तो जो है अपॉइंटमेंट लेने में 2 दिन लग जाएगा, और फिर इसके बाद आपकी चिकित्सा शुरू हो गई, आप जाओ फला रिपोर्ट निकाल के लाओ। जब रिपोर्ट लेने गए तो रिपोर्ट वाला बोला कि अभी भाई हज़ारों लोग लाइन में हैं, आपको 10 दिन बाद रिपोर्ट बाद, तो पता चला कि तब तक पेशेंट मर जाएगा। ये भारत देश है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उसके तुलना में जो है डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो इस तरीके से गांव लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या है कि यहाँ पे नर्स होती है, डॉक्टर होता है, और नर्स को ट्रेनिंग दे दी जाती है कि भाई छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वो भी कर सकें, और डॉक्टर भी समय समय पे आते हैं, वो भी इलाज करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उनको नहीं समझ में आता है तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई बीमारी नहीं समझ में आ रही है, तो अगर उनके यहाँ सुविधा नहीं तो वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं, यानी कि शहर की तरफ भेजते हैं जहाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात यही होता है कि वहाँ भी समुचित इलाज नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो अगली बात हम जो करते हैं, मुद्दे की बात है, वो है राइट टू लाइफ। देखिए हमारे संविधान में सबको जो है ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ये चीज़ दिया गया है। तो राइट टू लाइफ और आपको सेफ गार्ड की मतलब है कि सबको अपना जीवन बचाना पड़ता है। तो इसके संबंध में एक कहानी है बंगाल की, एक हॉकिंग शेक की कहानी है। वो खेती करने वाला एक मजदूर रहता है, और एक बार वो कहीं जाता है तो गिर जाता है। इलाज के लिए उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है, तो वहाँ पे कहते हैं, कोई कहता है इक्विपमेंट नहीं है, कोई कहता है दवा नहीं है। कहीं और जाते हैं उससे दूर, तो वहाँ ये पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं हैं। तो इस हिसाब से उसको परेशानी होती है और वो काफ़ी बीमार हो जाता है। तो बाद में ये केस जो है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में जब जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि पहले तो आपको हॉकिंग शेक को आपको देना पड़ेगा हर्जाना, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये राज्य सरकार का मामला, और राज्य सरकार को चाहिए कि उसको हर्जाना दे। और दूसरा काम ये है कि वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जो भी मेडिसिन डॉक्टर जो भी नहीं है उसकी व्यवस्था करें। तो इसके बाद जो आते हैं, बात कर लेते हैं, तो वो प्राइवेट क्लिनिक की बात करते हैं, नर्सिंग होम की बात करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आज देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बढ़े नहीं, जैसे कि तैसे रह गए। आज बढ़े तो कौन बढ़े, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ गए। और जो महंगे हैं, जहाँ पे मोटी लोग जैसे 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ लगा करके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, तो सबसे पहले बनाने वाला ये सोचता है कि ये पैसा आए, और पैसा आए ही नहीं, लगातार चलता रहे, जिससे कि वो इसको ले जाके कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करे। और ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ जो दवा बनाने की बिजनेस है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल, इससे हम लोग जो है दवा बनाते हैं। तो इस तरीके से इस लेसन में हम जो है हेल्थ केयर के विषय में स्टडी करते हैं कि हमारे यहाँ तमाम सुविधाओं के बावजूद भी हम लोग जो है अच्छी जो है ट्रीटमेंट नहीं पाते हैं। उसका रीज़न भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, और उस हिसाब से मेडिकल सर्विसेज और डॉक्टर्स में काफ़ी कमी देखने को मिलता है। जैसा आज आप देख रहे हो, तमाम ऐसी क्रैनिकल डिसीज़ हैं, पैडेमिक डिसीज़ जैसे कोविड-19 आज जो पूरी दुनिया को कवर किया है। अगर इसको जो स्प्रेडिंग भी जो डिसीज़ हैं की स्टार्टिंग में ही उनको रोक दिया गया होता, कहने का मतलब चाइना में ही रोक दिया गया होता समय रहते, तो आज पूरी दुनिया को संघर्ष न करना पड़ता, कन्फ्लिक्ट न करना पड़ता। आज लोग जो है मानवता का तिरस्कार कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। इसलिए पढ़े लिखे युवा वर्ग को इसके लिए जागृत होना चाहिए और एक व्यवस्थित समाज का निर्माण करना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।